हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू लर्निफाई। आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो जनरल नॉलेज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होने जा रहे हैं। हम बात करें माइदे अमृतसर की, जो कि साइन हुआ था 16 मार्च 1846 को। माइदे अमृतसर को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कश्मीर पर सिखों ने और डोगरा रूलर्स ने किस तरह से रूल किया है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू द टॉपिक। रंजीत सिंह, जो कि एक सिख रूलर था, उसने पंजाब में हुकूमत की 1799 1839 तक। तो अपने इस 40 साला दौरे हुकूमत में उसने जब 1817 और 1818 में मुल्तान को कैप्चर किया और बाद में 1819 में ही रेन ओवर द कश्मीर वैली। तो यहाँ पे कश्मीर पे कब्जा करने के बाद उसने कश्मीर में जो एक डोगरा जनरल था गुलाब सिंह, उसको यहाँ का राजा बना दिया। एज फार एज गुलाब सिंह इज कंसर्न्ड, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, क्यूनिंग एंड क्लेवर। शुरू में तो वो घुड़सवार था, बट ड्यू टू हिज हार्ड वर्क ही बिकेम राजा एंड देन महाराजा। जब वो राजा बना कश्मीर का 1824 में, उसके बाद उसने अपने जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की बाय कंक्वायरिंग लद्दाख इन 1830 एंड बल्तिस्तान इन 1840। गुलाब सिंह ने अब तिब्बत की तरफ एडवांस करना शुरू कर दिया इन 1841, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे उसको सक्सेस नहीं हुई। एट द सेम टाइम जब गुलाब सिंह को एक राजा बना दिया गया था जम्मू का, तो जो उसका भाई था देहान सिंह, उसको पुंछ की जागीर दे दी गई थी। यहाँ पे उसको बहुत सारे रिबेलियन फेस करने पड़ी थे मुस्लिम सब्जेक्ट्स की तरफ से। अच्छा, बाद में ऐसा होता है कि इनके एक भाई देहान सिंह इधर था और दूसरा भाई भी, जब बाद में एंग्लो सिख वॉर थी स्टार्ट हुई थी, तो उनमें गुलाब सिंह के दोनों भाइयों की डेथ हो गई थी। 1939 में ऐसा होता है कि रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और यहाँ से सिख जितने भी उसके सक्सेसर्स थे उनके बीच में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। जो रंजीत सिंह का बेटा था खड़क सिंह, वो तख्ते नशीन हुआ, लेकिन बाद में उसने ये काम किया कि उसका एक मंजूर नज़र था अजीत सिंह, उसको वजीर बना दिया। हुकूमत के बड़े बड़े अहदेदार जो थे वो इस तब्दीली से बड़े नाखुश थे, क्योंकि इसने देहान सिंह को हटा करके इसको बनाया था अजीत सिंह को। तो उन्होंने क्या किया कि जो खड़क सिंह का एक बेटा था, उसको नौनिहाल सिंह, उसको बोला कि वजारत उज़्मा की शय दे करके उसको अपनी हमायत का यकीन दिलाया, और नौनिहाल सिंह ने लालच में आकर उसके जो बाप का वजीर था अजीत सिंह, उसको कत्ल कर दिया। खड़क सिंह को अपने जो वजीर था उसकी मौत का सख्त सदमा पहुंचा, तो उसने इसी गम में 14 मंथ उसने हुकूमत करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है 7 नवंबर 1840 को। अब नौनिहाल सिंह अपने बाप की मैयत को जलाकर वापस ही आ रहा था कि रास्ते में आते हुए शाही किला लाहौर के दरवाजे पर ही गुजरते हुए उस पर एक भारी पत्थर गिरा करके उसको वहां पे कत्ल कर दिया गया। अब खड़क सिंह की जो बेवा थी रानी चंद्रकौर, वो तख्ते नशीन हुई। अभी कुछ माह ही गुजरे थे कि जो रंजीत सिंह का दूसरा बेटा था शेर सिंह, वो पटियाले से फौज लेकर लाहौर पर हमलावर हुआ और उसने दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अब जो रानी थी, रानी ने हथियार डाल दिए। अब सिख सल्तनत जो थी उसको शेर सिंह संभाल रहा था। बाद में शेर सिंह को भी कत्ल कर दिया गया। जब शेर सिंह को कत्ल कर दिया गया तो सिख सरदारों ने जो रंजीत सिंह की बेवा थी रानी जंदा, उसको आगे लाया। उसने अपने 7 साला बेटे दिलीप सिंह को बिठाया तख्त पर और खुद हुकूमत संभाल ली। अब यहाँ पे ये था कि उस टाइम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो एंग्लो सिख वॉर थी, इट वॉज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑन द अदर हैंड सिख थे। अब यहाँ पे क्या वायोलेशन हुई थी, क्या कॉजेज थे कि ये जो वॉर स्टार्ट हुई थी? तो पहले एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। इट वाज बेसिकली द एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह, एंड अमंग मेनी अदर प्रोविजंस एक प्रोविजन ये भी थी कि रिवर सतलज जो है ये एक फिक्स बाउंड्री है बिटवीन टू पावर्स, इसको क्रॉस नहीं करना। लेकिन जब 1945 और 46 में क्या कर दिया, सिखों ने इस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, रिवर सतलज को क्रॉस कर दिया। तो इमीडिएट कॉज जो बहुत सारे ब्रिटिश हिस्टोरियन कहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि रिवर सतलज को क्रॉस किया था। लेकिन कुछ और स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इट वाज ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये जो रिवर को क्रॉस करने वाली बात है, इट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज। खैर, जब वॉर स्टार्ट हो जाती है ऑन 24 दिसंबर 1845, तो रानी जो जंदा थी उसने गुलाब सिंह जो जम्मू का राजा था उसको हेल्प के लिए बुलाया और उसको मिनिस्टर बना दिया। गुलाब सिंह ने जितने भी सिख थे उनको ऑर्डर किया कि आप जो जंग है इसको फौरी तौर पे रोक दें, बट दे कंटिन्यूड।
एज अ रिजल्ट गुलाब सिंह वेंट टू जम्मू अगेन एंड ही डायरेक्टली स्टार्टेड निगोसिएशन विद ब्रिटिश, और वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। In December 1845, on one side when Sikhs were involved in the power struggle, on the other hand they crossed the Satluj River and invaded English territories. यहाँ पे एक bloody war start हो जाती है ब्रिटिश और सिख्स के बीच में। On February 10, 1846, when British entered the Lahore, तो उन्होंने ये डिमांड किया कि हमें 1.5 करोड़ नानक शाही सिक्के दिए जाएं and many territories as a Taiwan of war. बिकॉज उनका ये कहना था कि जो वायलेशन हुई है वो सिख्स की तरफ से हुई है, दे स्टार्टेड द वॉर and the Sikhs had no choice but to pay the ransom, and unfortunately the treasury of Sikh Empire was empty, and at that time the Sikh Empire was able to pay 5 million Nanak Shahi and accepted the British rule over the rest of the areas. गुलाब सिंह के जो भाई थे, हमने पहले बात की थी, दोनों, वो भी इसी वॉर में इन एरियाज में कहीं मारे गए। When गुलाब सिंह saw that कि उनके जो जम्मू है, जिनके वो रूलर थे, जम्मू was slipping out of his hand, so he offered British that he was willing to pay the rest of the ransom himself। एक शर्त रखी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको इंडिपेंडेंट रूलर बनाएगी इन टेरिटरीज का। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन ब्रिटिश एंड द गुलाब सिंह, एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर या मायदे अमृतसर के नाम से ये जाना जाता है। Treaty of Amritsar, it was signed on 16th March 1846 and two parties were involved. On one side, it was signed by Gulab Singh, and on Britisher side, it was signed by Frederick Curie and Major Lawrence. इसके 10 आर्टिकल्स हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस ट्रीटी इज, इसमें डिफाइन की गई हैं बाउंड्रीज कि कौन से एरियाज महाराजा गुलाब सिंह को जाएंगे। तो इसमें यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है जितने भी एरियाज ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस है और वेस्ट में है जो रिवर रावी के, इंक्लूडिंग चंपा बट एक्सक्लूडिंग लाहौर, वो सारे के सारे गुलाब सिंह और उनके सक्सेसर्स को ट्रांसफर किए जाएंगे जो हिली और माउंटेनियस एरियाज हैं। और इस आर्टिकल को आर्टिकल 4 ऑफ द लाहौर ट्रीटी के साथ पढ़ा जाता है, और लाहौर ट्रीटी साइन हुई थी 9 मार्च 1846 को, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा आर्टिकल बाउंड्री से रिलेटेड है कि ये जो हमने ऊपर फर्स्ट आर्टिकल में बात की है कि जो रिवर इंडस के ईस्ट में एरियाज है, रिवर रावी के वेस्ट में एरियाज है, वो महाराजा को दिए जाएंगे। तो इनकी जो बाउंड्री अपॉइंट की जाएगी, बाउंड्री ड्रॉ की जाएगी, उसके लिए कमीशन अपॉइंट करेंगे महाराजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिल करके। थर्ड आर्टिकल वो है, वो ये कहता है कि थर्ड आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें उन्होंने अमाउंट डिफाइन की है, और उसमें ये कहा है कि जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो महाराजा को पे करना पड़ेगा 75 लाख, 50 लाख ऑन इमीडिएट बेसिस, और जो 25 लाख है वो उसी साल के 1 अक्टूबर से पहले पे करना पड़ेगा। बाद में विद इन द पीरियड ऑफ 2 years महाराजा ने सारी की सारी अमाउंट पे कर दी थी, एंड इवेंचुअली द ईस्ट इंडिया कंपनी इशूड द रिसिप्ट फॉर द पेमेंट ऑन March 20th 1850। आर्टिकल 4 ये है कि आर्टिकल 4 एक्चुअली लिमिट द टेरिटरीज ऑफ द गुलाब सिंह, दैट गुलाब सिंह शैल नॉट be at any time changed without the concurrence of the British government। इसमें यह है कि विदाउट कंसेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो गुलाब सिंह है वो कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकता, कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, कोई एडिशन नहीं कर सकता। इट वाज बेसिकली बाइंडिंग फॉर द गुलाब सिंह कि उसने जो कुछ भी करना है वो विदाउट कंसेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वो नहीं कर सकता। आर्टिकल 5 जो था इस ट्रीटी का वो ये था कि अगर कहीं पे भी कोई भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वो लाहौर दरबार के साथ होता है या काबुल के साथ होता है, इंटरनल एक्सटर्नल है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड बी फाइनल आर्बिट्रेरी पावर, वो इस इशू को रिजॉल्व करेगी। आर्टिकल 6 जो इसका है, आर्टिकल 6 इस चीज़ के बारे में है, मिलिट्री सपोर्ट के बारे में है कि व्हेन एवर देयर वुड बी एनी नीड अराइज देन गुलाब सिंह वुड सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलिटरीली। और इसीलिए जब 1857 की वॉर हुई थी तो गुलाब सिंह ने इसी ट्रीटी के प्रोविजन को देखते हुए जो कश्मीर थी उसकी बाउंड्रीज को सील कर दिया था, बिकॉज आर्टिकल 6 ये कहता है कि मिलिटरीली वो उसको सपोर्ट करेंगे। देन आर्टिकल 7 जो है वो ये कहता है कि कोई भी फॉरेन रिक्रूटमेंट करनी है तो वो विदाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसेंट वो नहीं हो सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंसेंट के बाद ही फॉरेन रिक्रूटमेंट्स होंगी। बेसिकली उस वक्त फ्रेंच का बहुत ज़्यादा थ्रेट था, क्योंकि फ्रेंच एक तो ट्रेड का भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी वो ट्रेडिंग कंपनी, तो वो ट्रेडिंग नहीं चाहते थे यहाँ पे कोई और कंपटीशन आई, एंड सेकेंडली कॉलोनीज भी बना रहे थे फ्रेंच अपनी, तो उनको ये डर था कि कहीं वो अगर यहाँ पे कॉलोनीज ना बनाने शुरू कर दें, इसलिए उन्होंने कोई भी अमेरिकन कोई भी यूरोपियन रिक्रूटमेंट जो है अगर गुलाब सिंह ने करनी है तो विद द कंसेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा, वरना नहीं करेगा। आर्टिकल 8 ये कहता है कि गुलाब सिंह जो है ही मस्ट रिस्पेक्ट आर्टिकल 5, 6 एंड 7। 5 आर्टिकल क्या कहता है, कोई भी डिस्प्यूट है वो अल्टीमेटली आर्बिट्रेरी पावर किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, वो रिजॉल्व करेगी। सेकेंड आर्टिकल 6 क्या कहता है कि मिलिटरीली भी वो उसको सपोर्ट करेंगे, कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको रिजॉल्व करवाएंगे। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट्स है, फॉरेन रिक्रूटमेंट्स हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ की जाएंगी। तो आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो महाराजा है गुलाब सिंह वो इन तीनों आर्टिकल्स की रिस्पेक्ट करेगा। आर्टिकल 9 ये कहता है
कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन दे विल सपोर्ट महाराजा इन प्रोटेक्टिंग इट्स टेरिटरीज अगेंस्ट एक्सटर्नल एनिमीज। मतलब कोई भी थ्रेट होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट। इंटरनल तो गुलाब सिंह खुद हैंडल करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? ब्रिटिश प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट जो आर्टिकल 10 ऑफ दिस ट्रीटी इज दैट गुलाब सिंह एक्नॉलेजेस द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इन द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, चाहे वो लॉयल्टी का टोकन हो, चाहे वो रिस्पेक्ट का हो, चाहे सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनके रिमेम्बरेंस में उनको एनुअली जो है एक अच्छी नस्ल का घोड़ा, 12 बकरियां, 6 मेल एंड 6 फीमेल बट गोट्स ऑफ अप्रूव ब्रीड, एंड 3 पेयर्स जो थे वो कश्मीरी शॉल की, ऑब्वियसली पश्मीना शॉल्स। सो ये जो 10 आर्टिकल्स हैं वो इस ट्रीटी की यही प्रोविजंस थी, यही 10 आर्टिकल्स थे। अब एक मिसकंसेप्शन है इस ट्रीटी के बारे में। ये कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर को हमेशा ये रेफर किया जाता है कि ब्रिटिश सोल्ड द एरिया ऑफ कश्मीर टू द गुलाब सिंह एंड गुलाब सिंह बॉट द एरिया फॉर 75 लाख एज नानक शाही। सो दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग एंड कॉन्ट्रडिक्ट टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स बिकॉज द फैक्ट इज दैट दिस वॉज द वॉर and the war was between the Lahore Darbar or the Punjab and the British government, and it was initiated by the Sikhs. Although the British government suffered casualties in this war and field remained in the hand of British, but Sikhs got defeated, but Sikhs started this war. तो सिखों ने अगर ये वॉर स्टार्ट की थी तो जब महाराजा गुलाब सिंह ने देखा था कि उसका अपना एरिया उसके हाथों से निकल रहा है, देन ही डायरेक्टली निगोशिएटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसने ये काम किया कि अमाउंट पे करके खुद उन्होंने इसको अपने साथ कर दिया। GM मीर अपनी किताब किश्वर कश्मीर 5000 साल तारीख में लिखते हैं कि ये जो ब्रिटिश थे, दे डिमांडेड 1 करोड़ रुपीज एज अ रैंसम फॉर द वॉर एक्सपेंसेस। दिलीप सिंह ट्रेजरी वॉज एम्पटी and he handed over the Kashmir and Hazara to the British, and British needed the money, so they sold the rule of Jammu and Kashmir to the Gulab Singh for 75 and gave him the title of Maharaja. सो आर्टिकल जो 3 है इस ट्रीटी का, वो ये कहता है कि गुलाब सिंह को 5 मिलियन पे करने पड़ेंगे इमीडिएट बेसिस पे ऑन द स्पॉट, और 2.5 मिलियन बाद में पे करेगा, जो कि उसने पे कर दिए थे, और 20 मार्च 1850 तक उसने पूरी अमाउंट पे कर दी थी। अब देखते हैं रिएक्शन क्या था लाहौर दरबार का, या उस वक्त जो कश्मीर पर एक शेख इमामुद्दीन रूल कर रहे थे उनका। जब रानी जिंदा और उनके मिनिस्टर लाल सिंह को इस चीज़ का पता चला इस ट्रीटी का, सो दे ट्राई टू स्टॉप इट बाय एवरी पॉसिबल मीन। मौलवी हशमतुल्लाह खान लिखते हैं कि रानी जिंदा को बड़ी मायूसी हुई थी इस ट्रीटी से। उन्होंने राजा दीनानाथ और फ़कीरुद्दीन को भेजा सर हेनरी के पास एंड आस्क्ड दैट इफ़ दिस कंट्री वुड बी गिवन टू गुलाब सिंह देन आई विल गो टू लंदन। तो उन्होंने यही कहा था कि यू आर मोस्ट वेलकम टू लंदन, बट ये जो ट्रीटी है गुलाब सिंह के साथ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडली जो शेख इमामुद्दीन थे, ही वाज द रूलर ऑफ कश्मीर बैक देन, तो उस वक्त उन्होंने लाहौर दरबार की सपोर्ट ली और एक वॉर स्टार्ट कर दी, एंड वो उस वक्त कश्मीर और गवर्नमेंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। गुलाब सिंह, क्योंकि ये ट्रीटी की प्रोविजन भी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हेल्प लेके आई है, दे एंटर्ड इनटू कश्मीर, और उनसे पहले ही शेख इमामुद्दीन भाग गए थे। और इसके बाद गुलाब सिंह ने कश्मीर पे जाकर इंडिपेंडेंटली रूल किया था। वो बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे स्कॉलर्स इसको सेल डीड कहते हैं। Let's discuss why Treaty of Amritsar was called Sale Deed, why it is the subject of criticism. According to some scholars, जो Britishers थे, they awarded Gulab Singh for not participating in first Anglo-Sikh war. और वो ये कहते हैं कि ये जो कश्मीर की सेल थी, it was some pre-war deal. ये पहले से प्लान थी और ये हो चुकी थी, एंड दोनों के बीच में और सर हेनरी लॉरेंस का इसमें बड़ा हाथ है। कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि इट वॉज अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी for the people of Kashmir. It is a human right violation and it is a form of slavery for the people of Kashmir because डोगरा रूल में कश्मीरी पीपल ने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। इसके जो बेनिफिशरीज थे वो ऑब्वियसली गुलाब सिंह था और ब्रिटिशर्स थे, बट जो इससे सफ़र कर रहे थे वो सिख्स थे एंड पीपल ऑफ कश्मीर। देखते हैं कि क्यों ब्रिटिशर्स ने खुद डायरेक्टली कश्मीर को रूल नहीं किया, एडमिनिस्टर नहीं किया। इट वॉज 1842 एंड 1842 देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राउन। वहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया उसके अंडर था। एंड कुछ हिस्टोरियंस, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी कंसिडर्ड इट एज अ बिजनेस डील, ये जो कश्मीर वाला था, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग कंपनी है और उसको पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उनने रिसेंट जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे पंजाब में और अफगानिस्तान में कंपेन्स वगैरह की थी, तो एज अ बिजनेस के तौर पे उन्होंने इसको डील किया। दे एक्टेड लाइक अ टिपिकल बिजनेसमैन। एंड कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉसेस हुए थे और उनको पैसों की ज़रूरत थी, और ट्रेडिंग कंपनी थी तो ऑब्वियसली उसने पैसों को ही प्रेफरेंस दी। और कुछ रीज़न ये कहते हैं कि उनको उस वक्त कश्मीर की वैल्यू का पता ही नहीं था और उनके लिए एक हिली एरिया ट्रेड के लिए उस तरह से बेनिफिशियल नहीं था कि जिस तरह से दूसरे एरियाज़ थे।
हेनरी लॉरेंस को उस वक्त ये लगता था कि जो गुलाब सिंह वाज द ओनली पर्सन विद द एबिलिटी एंड मीन्स टू इस्टेब्लिश द स्ट्रॉन्ग रूल ओवर द हिली एरियाज। तो इसीलिए उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को उनको दे दिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर पे जो साइन हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर पहले साइन हुई थी 9 मार्च 1846 को। तो उसमें ये था कि जितने भी क्लेम्स हैं आप रिवर सतलज पे पंजाब हुकूमत के या लाहौर दरबार के, वो उनसे ले लिए गए थे। सेकेंडली उन्होंने ये काम करना था कि 1.5 करोड़ पे करना था सिख एम्पायर ने एज अ रैंसम ऑफ वॉर। एंड थर्ड उसकी ये प्रोविजन थी कि सिक्स जो जितने भी हिली टेरिटरीज हैं तो वो उनके हाथ से चली गई थी। एंड उसके अलावा जो फोर्थ थी वो ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो अपॉइंटेड एट लाहौर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये जो चीज़ थी ये लाहौर ट्रीटी थी। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर दो ट्रीटी साइन की गई थी, एक तो 1846 में की गई थी। अभी हमने 1846 का डिस्कस किया है कि ये वो ट्रीटी थी जिसके थ्रू कश्मीर को 75 लाख में गुलाब सिंह को दे दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने दिया, क्यों दिया था, उन्होंने खुद क्यों रूल नहीं किया, ये हमने इसमें डिस्कस किया है। Thank you so much. If you have any question, then write me in the comment box or you can text me on Instagram as well.